नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके जहन में कोई कानूनी उलझन हो, कोई परेशानी हो, कुछ जानना चाहते हो, वो घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। कई बार कानून हमें बहुत पेचीदा नज़र आता है, वो इसलिए कि हमें कानून की बारीकियाँ नहीं मालूम होती या हम कानून को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें ये बारीकियाँ मालूम होनी चाहिए। इसलिए हम अपनी नौइयत का एक अलग प्रोग्राम लेकर आए ताकि आप कानून को करीब से जानें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतहर आलम, जो कि सीनियर वकील हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। अतहर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म साहब। तो नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। बिला झिझक आपके जहन में कोई भी कानूनी उलझन हो, कोई पेचीदगियाँ हो तो आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर हम बता दें कि कॉल करने से पहले जब भी आप हमसे बात करें तो टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें या टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम कर दें जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हों। तो अतहर साहब, कॉलर को इंशाल्लाह शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई शख्स किसी मसले को लेकर अदालत से रुजू होना चाहता है और वो एक वकील का इंतखाब करना चाहता है कि हम किस तरह के वकील को रखें या कौन से वकील को रखें, तो उसके जहन में क्या सवाल होना चाहिए और किस तरह वो अपना वकील मुंतखब करे? देखिए आज़म साहब, दो सवाल हैं। पहले तो समझना ये पड़ेगा कि किस नेचर का केस है, सिविल है या क्रिमिनल है, क्योंकि लॉ जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिविल में भी कई तरह के केसेस होते हैं, डिफरेंट नेचर के केसेस होते हैं, क्रिमिनल में भी कई तरह के केसेस होते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि जो आदमी कोर्ट आ रहा है या किसी वकील की तलाश में है तो वो किस वकील की तलाश में है। हालांकि आजकल के वक्त में हर आदमी हर तरह का केस कर रहा है, तो वो अपने आप को किसी एक केस तक, कोर्ट तक महदूद नहीं रखना चाहता। जी जी। तो ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि जब वकील है तो सब मालूमात सब कुछ होती है, क्योंकि हर वकील जो है जो प्रोसीजर है, चाहे वो सिविल कोर्ट प्रोसीजर के तहत हो चाहे क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर के तहत हो, उसी के तहत कोर्ट में, अदालत में कोई भी पिटीशन तैयार करता और फाइल करता है। तो नाज़रीन, हमारे साथ अतहर साहब लगातार 1 घंटे तक जुड़े रहेंगे। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि जब भी आप हमें कॉल करें, हमसे बात करने की कोशिश करें तो टीवी सेट से बराए मेहरबानी थोड़ा सा दूर होकर बात करें या टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम कर दें जिस वक्त आप हमसे बात करें। अतहर साहब, सवाल एक यहाँ पर करना चाहूँगा कि कोई शख्स है, उसने एक फ़्लैट ख़रीदा, फ्लैट अभी ज़ेर तामीर है, उसने पूरा पेमेंट कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, 1 साल का वक्त दिया गया था बिल्डर की तरफ से कि 1 साल में उसको मुकम्मल करके दे दिया जाएगा, लेकिन 1 साल का वक्फा गुजर गया, दूसरा साल शुरू हो चुका है, लेकिन अगर बिल्डर हवाले नहीं करे तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए पहले सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि आखिर वो फ्लैट कहाँ पर है। अगर वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट में है, जैसे डीएफएफ के प्रोजेक्ट हैं और भी आपके बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, यूनिटेक के प्रोजेक्ट हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, आरईओ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो सवाल अगर बड़े प्रोजेक्ट में है तब तो हर प्रोजेक्ट का, आजकल रेरा एक्ट जब से तामीर में आया 2016 में, तो रेरा एक्ट के तहत जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं और वो एक्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से जो बायर हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। और सबसे बड़ी कि एक वक्त के तौर पे अगर किसी ने अपने एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि मुझे 1 साल के अंदर ये बिल्डिंग तामीर कंप्लीट कर लेनी है, तो उस वक्फे के अंदर उसको करना ज़रूरी है, और नहीं करता है तो पेनल्टी का प्रोविज़न है और अलग अलग पेनल्टी है एक्ट के हिसाब से। उसके लिए बिल्डर्स को जवाबदेह होना पड़ता है। कुछ बिल्डर्स जो है फोर्स मेजर का बहाना करते हैं, कुछ कोर्ट अदालत जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ रोक लगा दी। तो मसला ये है कि हर आदमी का जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि एक छोटा फ्लैट भी आज की डेट में आदमी बहुत मुश्किल से 25-30 लाख रुपए जुटा के खरीद पाता है, तो उसकी म्याद जो वक्त मुकर्रर है उस वक्त के हिसाब से तैयार होना और पोजीशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई तो क्या इसके लिए कुछ हर्जाना, जिस तरह से कि 1 महीने का रेंट होता है, क्या उस तरह का कुछ हो सकता है इसमें? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है डिले कंपनसेशन के लिए, डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, आपको याद होगा अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल्कुल पूरे तरीके से नए तौर पे 2019 में अमल में आया है और 1986 का जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और नए तरीके से पूरी चीज़ें उसमें काफ़ी तरीके से कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, उनके फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं।
और बहुत फायदा होता है। देखिए बहुत सारे केसेस पहले बहुत ओवरबर्डन हुआ करते थे। जी जी। नेशनल एक तो जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया कोर्ट ने कि 10 करोड़ के ऊपर के जो भी केसेस आएंगे वो नेशनल कमीशन में डायरेक्ट आएंगे, और 10 करोड़ से नीचे के स्टेट कमीशन में आएंगे, और उससे अगर नीचे है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन को एक पावर दी गई है। चलिए बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वकील साहब से बात करना था मुझे। बिल्कुल, वकील साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी सवाल कीजिए अपना। हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी जी, सवाल कीजिए अपना। मेरे दादा ससुरे मिलिट्री एक्स सर्विस मैन थे। उनको गवर्नमेंट आर्टिकल 16 गुंटे रमलवाड़ा नामपल्ली विलेज में दी थी। उसको क्या करे, सरपंच की फैमिली कब्जा कर लिए, वो अपने नाम पे चेंज कर लिए। हमारे पास सिर्फ प्रूफ है 2000 वो मेरे ससुरे का इंतकाल 1982 में हुआ था, और एक मेरे चीचा ससुरे थे उनका 2003 में हुआ। डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं? मेरे पास सीरियस डॉक्यूमेंट्स है। प्रेजेंट में वो आदमी के नाम पे रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। हम लोग बेटे नहीं, हमारा कोई प्रूफ नहीं है। हम एजुकेटेड फैमिली है। मेरे शौहर सरकारी नौकर थे, मेरे ससुरे भी सरकारी नौकर थे, रिटायर हुए। दूसरा 82 में हुआ। और नहीं, जो जमीन आपने कहा कि ग्राम प्रधान ने या जो भी है सरपंच ने कब्जा कर लिया, तो उस जमीन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं? नहीं, हमारे पास लास्ट सरपंच 1989 तक के मेरे ससुरे के नाम पे थी जमीन। ठीक है। 82 में इंतकाल हुआ, 89 तक थी। 1990 में वो क्या करा मालूम, अपने नाम पे कर लिया। जब से उन लोग उसके ऊपर वो जमीन पे कब्जा भी है, और वो पेपर चेंज जब भी हम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डाले, वहाँ पे डाले, मलवाड़ा कोर्ट में डाले थे आरडीओ के पास। आरडीओ क्या करे, हमारे अगेंस्ट में दे दिए, हमको बुलाए नहीं, फैसला उसके फेवर में दे दिए। तो फिर वो पेपर लेके आके हम हाई कोर्ट हैदराबाद में डाले। तो हैदराबाद के वकील साहब जो है ना, वो कुछ भी हरकत में न्याय कोर्ट बंद है, अम्मा कोर्ट बंद है, ऐसा बता रहे। अतहर साहब कोई सवाल करना चाहेंगे आप इनसे? जी जी। देखिए जब हाई कोर्ट में इनका मैटर पेंडिंग है तो अभी तो फाइनल डिस्पोजल हुआ नहीं। तो इनको अभी जो 2020 का जो माहौल है, और मार्च 2020 से लेके अब तक तो बहुत सी कोर्ट की प्रोसीडिंग हो नहीं पाई है कोरोना की वजह से। वही मैटर सिर्फ लिए जा रहे हैं जो बहुत अर्जेंट नेचर के हैं, जैसे क्रिमिनल हो, बेल एप्लीकेशन है, स्टे है। बाकी जो पुराने मैटर चले आ रहे हैं उसको अभी लिस्ट पे नहीं आ रही है, और ये प्रॉब्लम हर हाई कोर्ट के साथ है। चलिए बिल्कुल। अतहर साहब एक सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि 89 तक ये इनके जो दादा ससुर थे उनके नाम थी, उसके बाद सरपंच ने उस पर कब्जा कर लिया। तो अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स है 99 या 89 जो भी इन्होंने साल बताया उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और इन्होंने फरोख्त नहीं किया, तो क्या कुछ गुंजाइश निकल सकती है कानूनी पहलू की? हाँ बिल्कुल गुंजाइश निकलेगी, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर इनके फेवर में है तो सरपंच कब्जा कर ले या कोई भी कब्जा कर ले, इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से कोई कब्जा कर नहीं सकता जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में सारी चीजें मौजूद हैं। इसीलिए इन्होंने डाला हुआ है। अब हाई कोर्ट में ये बता रही हैं कि मैटर अभी पेंडिंग है, तो वो सारी चीजें हाई कोर्ट ने एडमिट किया होगा, सारे फैक्ट्स को देखने के बाद, रिकॉर्ड्स को देखने के बाद ही नोटिस किया होगा। तो अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर इनके फेवर में। चलिए एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे, क्या कोई प्रॉपर्टी बिना घर वालों की इजाज़त के फरोख्त कर सकते हैं? अतहर साहब, मिसाल के तौर पे वालिद के नाम प्रॉपर्टी है, क्या वो बगैर बच्चों को बताए या अपनी अहलिया को बताए प्रॉपर्टी पूरी फरोख्त कर सकता है? देखिए अगर उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तब तो कर सकता है, लेकिन उसको बाद में चैलेंज भी लोग करते हैं, क्योंकि उसमें भी है, अगर मुस्लिम लॉ में है तो मुस्लिम लॉ के इख्तियारात अलग हैं, हिंदू लॉ के हिसाब से अलग हैं। लेकिन जहाँ तक डिस्पोज ऑफ करने का सवाल है, अगर आदमी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और ग्रैंडफादर या एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, तब वो बेच नहीं सकता। बल्कि अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वो उसको पूरा हक है बेचने का। चलिए एक और सवाल यहाँ पर अतहर साहब करना चाहूँगा कि कोरोना का ये दौर है, बड़ी मसाइल में लोग गुजर रहे हैं, माली तौर पर परेशान लोग हैं, नौकरियों का सवाल है। कुछ कंपनियां ऐसी जो कई महीनों से तनख्वाह नहीं दे रही हैं और अचानक फिर उन्होंने एम्प्लॉय को निकाल दिया या किसी को निकाल दिया, तो इस ताल्लुक से क्या कोर्ट इसमें कुछ मुदाखलत कर सकता है? नहीं, कोर्ट इस तरीके के मैटर काफ़ी दिल्ली हाई कोर्ट में भी आए हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा फैसला इसी कोरोना पीरियड में किया है। लेकिन उन्होंने एक वार्न किया है कि कंपनियों
इस तरीके से निकालें नहीं एम्प्लॉइज को। उनको या तो निकाल रही हैं तो उनका जो सारा ड्यूज है उसको क्लियर करें, और कहीं और कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट अगर वो कर सकते हैं किसी तरीके से तो उसको करें। लेकिन इससे मुतालिक कई केसेस कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है और चल रहे हैं। अभी भी कोरोना का अभी दौर तो चल ही रहा है, कोई ख़त्म तो हुआ नहीं है। लेकिन बहुत सी कंपनियों ने प्रमोशन भी दिए हैं लोगों को कि सैलरी भी बढ़ाई है। अब डिपेंड करता है कि किस कंपनी का क्या ईयरली टर्नओवर है, वो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। तो नाज़रीन, आप भी प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। अतर साहब लगातार हमारे साथ बने हैं जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि जब भी आप कॉल करें बराए मेहरबानी टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें, या टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम कर दें जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो सर। जी साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? वकील साहब से कोई सवाल करना था। जी जी बिल्कुल, सवाल कीजिए, वकील साहब सुन रहे हैं आपकी बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल कीजिए। सवाल ये है कि हमारे पास हमने एक को पैसे दिए थे गाड़ी के लिए, एडवांस बुकिंग, ठीक है, सारा पेमेंट दिया था, ठीक है। तो उसने बोला 3 महीने इंतजार करना है। ये हमने पैसे दिए, हमारे पास रसीद भी है। ये 12 नवंबर को। नहीं तो पैसे आपने किसको दिए? एजेंसी वाले को दिए? हाँ ठीक है। ये बजाज बजाज का है ये कंपनी, उन्हीं को दिया है ये जिस करण की तरफ से। ठीक है। तो अभी कल परसों करके अब मुंह भी नहीं दिखाता है, हम क्या करें? चलिए बिल्कुल बताया जाएगा। अतार साहब, कोई बेहतर जवाब दिया जा सकता है? आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता कंज्यूमर फोरम है। पहले तो आप कंपनी को एक लीगल नोटिस दें। जब उन्होंने अगर 3 महीने का वक्फा दिया था कि 3 महीने के अंदर गाड़ी आपकी डिलीवर हो जाएगी, तो क्यों नहीं हुई वो एक रीज़न बताएं। अगर नहीं बताते हैं तो फिर आप उसके लीगल नोटिस के बेसिस पर आप कंज्यूमर फोरम डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस और नेग्लिजेंस का क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन का, मेंटल एगोनी एंड हरासमेंट का, अगर परेशानी जहनी तौर पे भी हो रही है आपको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ सर, वकील साहब से बात करनी है मुझे। माँ की वरासत थी दादा के पास, नाना जो मेरा था। हेलो जी जी, सवाल कीजिए। आवाज नहीं होती है। मुझे माँ की वरासत थी, वो मुझे हाईकोर्ट में केस था, तो फाइनेंस कमिश्नर ने मुझे जीत लिया, डिविजनल कमिश्नर भी मुझे जीत लिया। सुना जनाब? हेलो जी जी, ठीक है, आपने दोनों जगह जीत लिया, दिक्कत क्या है? फाइनेंस कमिश्नर भी दिया, जमीन मुझे लिखकर दे दिया, तो फाइनेंस कमिश्नर भी केस मेरा जीत लिया मैंने। अब हाई कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी। ठीक है, चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। अतार साहब, इनके नाना की कोई ज़मीन थी जो विरासत में इनको मिली है, केस चल रहा था, लोअर कोर्ट में तो जीत गए, लेकिन अब वो हाई कोर्ट मामला चला गया है। जी हाँ, तो अपील का इंतजार करें फाइनल डिस्पोजल के लिए। इन्होंने ये सवाल पिछले डिस्कशन में भी पूछा था, वकील साहब में पिछली बार भी पूछा था ये सवाल। चलिए ठीक और बताया था मैंने कि अभी अपील के डिस्पोजल का इंतजार करें, और अपील अगर पेंडिंग है तो फिर उसका जब तक डिसीजन कुछ नहीं हो जाता, नहीं तो इनके पास फिर ऑप्शन है, अगर इनके खिलाफ होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। जी जी, सवाल कीजिए। जी मेरे जो दादा ससुरे है मेरे जेठ के नाम पे एंड ब्रदर्स, बाकर एंड ब्रदर्स बोल के लिखे है प्रॉपर्टी का। हेलो जी जी बोलिए। तो उसमें हमारे ससुरे का हक रहता क्या बोल के पूछने के लिए बात करेंगे। आपके दादा ससुर ने जेठ के नाम किया? उनके पोत्रों के नाम पे लिखे वो प्रॉपर्टी। हाँ, तो आपके शौहर के नाम होता कि नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ, वो नहीं, हमारे ससुरे का भी हक है क्या उसमें? ससुरे का हक है क्या वो प्रॉपर्टी में बोल के पूछना चाह रही मैं। अच्छी बात है। चलिए अतर साहब। देखिए, वो प्रॉपर्टी का मसला ये है कि वो उसमें शरीयत के हिसाब से देखना पड़ेगा कि उनका क्या शेयर बनता है।
हक पूरी तरीके से तो मार नहीं सकते, शेयर कुछ न कुछ इनका जरूर बनेगा। वो देखने वाली चीज है कि प्रोविजन बहुत सारे इधर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के हुए हैं पार्टीशन से मुताबिक, खासकर मुस्लिम लॉ में, तो वो देख करके ये बताया जा सकता है, लेकिन इनका हक बनता है, थोड़ा बहुत तो बनेगा इनका, अगर दादा की प्रॉपर्टी है, दादा प्रॉपर्टी हक बनेगा। चलिए अतर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का जवाब देने के लिए, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो नाज़रीन आपको बता दें कि अतर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे हैं। आपके जहन में भी कोई उलझन है, कोई सवाल है, तो आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। आलम साहब मौजूद हैं, जो लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपके जहन में भी कोई पेचीदगी है, कोई उलझन है, किसी बात को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, कानूनी कोई मसला है, तो आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर ये बता दें कि जब भी आप कॉल करें, बराए मेहरबानी टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें, या टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम करें जब आप हमसे बात कर रहे हों। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ये ड्रॉप हो गया। तो अतर साहब, एक सवाल यहाँ करना चाहता हूँ, मियाँ बीवी में से कोई अगर एक अलहदा होना चाहता है एक दूसरे से, और दूसरा नहीं चाहता उसको छोड़ना, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? दूसरा नहीं छोड़ना चाहता तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। अक्सर होता है कि बीवी छोड़ के चली जाती है या हस्बैंड छोड़ के चले जाते हैं किसी मामूली झगड़े पर, तो जिस हिंदू लॉ में तो सेक्शन 9 का प्रोविजन है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है, लेकिन मुस्लिम लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। लेकिन सेक्शन 281 में मोहम्मदन लॉ जो है उसके अंदर में जनरली लोग रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का एक प्रोविजन है, उसमें कोर्ट में जाते हैं कि बीवी हमारी चली गई है, मैं उसे रखना चाहता हूँ, तो कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। जवाब से ही हाल ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या दोनों साथ रहना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती तो किसी को रखा नहीं जा सकता। दूसरा खुला का प्रोविज़न है, अगर लड़की नहीं रहना चाहती तो वो खुला ले सकती है, लेकिन उसको अपना सारा राइट जो है मेंटेनेंस का फॉरगो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आपका मुस्लिम डाइवर्स प्रोटेक्शन एक्ट का प्रोविज़न है 1986, जिसके तहत डिफरेंट ग्राउंड्स बताए गए हैं जिसके तहत दो तलाक ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं, तो उसका भी रीज़न बताया गया है। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर बशीर अहमद कश्मीर से बात कर रहे हैं सर। जी सवाल अपना कीजिए भाई। सर ये बजाज कंपनी जो है ना सर, ये बजाज कंपनी वाले यहाँ पर हर किसी स्कूल में घूम फिरता है सर, फिर उनको उधर एक कागज बनाता है, बोलता है बच्चों को आ गया एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर जब पहुँच जाता है वहाँ पर वो लोग क्या करता है, वो लोग बोलता है लाइफ इंश्योरेंस करो और आपकी सर्टिफिकेट दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो कागज पत्र ले जाता है, वो सर्टिफिकेट देता है, बोलता है ये ले लो बस। बजाज कंपनी क्या इंश्योरेंस कंपनी है? बजाज कंपनी, बजाज इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं आप? तो कागज पत्र ले जाता है, पूरा बायोडाटा लेता है, ये पूरा मतलब बैंक खाते का, हर किसी खाते का लेता है, तो सर्टिफिकेट देता, बाकी कुछ नहीं देता, बस ले जाता है। इनका क्वेश्चन अतर साहब क्या सवाल समझ में आया इनका कुछ? आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। क्या चाहते हैं ये क्वेश्चन नहीं बताने कि बजाज कंपनी, बजाज फिनवेस्ट तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन ये चाहते क्या इनके साथ क्या? वही सवाल क्लियर इनका नहीं आया। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम कागज नगर फैजपुर से बात कर रहे हैं। ठीक है, सवाल कीजिए अपना। जी ये हमारे जो ससुरे हैं ना, वो हराज में जमीन खरीदे थे। हराज में जमीन 1950 की बात है, ये हराज में जमीन खरीदे थे और 1960 में एसपी का कब्जा था उस पर। तो केस भी लगाए थे, लेकिन पेशी जो रहती उस पर अटेंड नहीं हुए, वकील साहब भी अटेंड नहीं हुए और हमारे घर वाले भी अटेंड नहीं हुए। ठीक है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अभी हम क्या उसके लिए कुछ ऑप्शंस है क्या लड़ने के लिए? 30 लाख का है वो।
चलिए बिल्कुल 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 इंशाल्लाह बताया जाएगा, बिल्कुल जो भी बेहतर होगा। तो क्या इस पे अतर साहब कुछ मशवरा दिया जा सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। अगर रिजेक्ट कर दिया है नन प्रोसिक्यूशन की वजह से, यानी अपियरेंस कोई नहीं हो पाए, ना पार्टीज अपियर हो पाई, ना इनके वकील अपियर हो पाए। अब देखने की बात यह है कि कितना पुराना केस है, क्योंकि रिस्टोरेशन का प्रोविजन है। अगर किसी वजूहात की वजह से कोई पार्टी अपियर नहीं हो पाती है, अगर वो जिसने दावा किया है, तो उसका रिस्टोरेशन का प्रोविजन है। वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के वकील साहब उसको फिर से जिंदा कर सकते हैं। लेकिन अगर वक्त डिले हुआ है, बहुत ज़्यादा डिले है, तो कॉन्डेनेशन ऑफ डिले का प्रोविज़न है। उसके तहत एक एप्लीकेशन लगा के रीज़न बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं अपियर हुए और क्या कोताहियाँ रही आपके पार्ट में। उसका एक ग्राउंड बनाते हुए आप एप्लीकेशन कोर्ट अदालत में लगा सकते हैं, जहाँ जिस कोर्ट ने आप रिजेक्ट किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से। जी सवाल पूछिए अपना। जी मेरा सवाल ये था, मैं एक मकान लिया था 22 महीने के एग्रीमेंट पे। ठीक है जी सुन रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है, सवाल कीजिए। जी, तो मैं 22 महीने के एग्रीमेंट पे मकान रेंट पे लिया था। टाइम खत्म हो, उनको इतला दिया, 4 महीने टाइम भी दिया, हालात अच्छे नहीं होने की वजह से, कोरोना की। फिर मैं उनसे जो है मुतालबा किया, तो मैं बोला कि भाई ये नहीं है, वो चीज नहीं है। तो मैं बोला आप कमा कर थोड़ा ही देना है, आपकी जायदाद से आप किसी को बताओ, कोशिश करो जो है मेरे पैसे मेरे को जो, मेरे पास भी जो है जरूरत है था, मैं मकान छोड़ देता हूँ। तो वो अभी जो है कोई चीज तैयार नहीं हो रहे, उनके 4-5 जायदाद। पैसा रहन पे कितना था? 5 लाख। 5 लाख का। चलिए, तो अब हम उसके लिए जो है क्या करना, उनको जाकर मैं मिला भी, मगर जो है उनकी नीयत नहीं, हमारे पास आए वक्त देंगे, वो देंगे। मेरे को बोल रहे कुंजिया उंजिया जो। मैं बोला ऐसा कैसा तरीका हो, घर का कब्जा हमारे पास रहता है, पैसा वापस देंगे, घर छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। घर छोड़ेंगे आप पैसा बिल्कुल इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। तैयार नहीं, हमको जरूरत है अब पैसे की, लड़कियों का। अच्छा, ये 22 महीने की मुद्दत पूरी हो गई है। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। अतर साहब जी, इनका सवाल ये है कि 22 महीने के लिए इन्होंने एक रेंट पर मकान लिया था। जी, उसके लिए कुछ 5 लाख रुपए इन्होंने एडवांस दिया था। अब वो मकान मालिक जो 5 लाख दे नहीं रहा है, वो मसला ये आ रहा है 22 महीने का, 22 महीने की मुद्दत पूरी हो चुकी है। जी, तो एक तो ये कोशिश ये कर सकते हैं कोर्ट में जाकर कि सूट फॉर रिकवरी फाइल करें, चूंकि वो तो आखिर कैश दिया होगा या चेक के जरिए दिया होगा, और एग्रीमेंट में भी वो चीज़ें लिखी होंगी, तो उस बुनियाद पर ये सूट फॉर रिकवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं उनके खिलाफ। और अपने जो इसके मकान के लिए रेंट का हुआ था उसके रिन्यूअल की बात कर सकते हैं कि हमें 1 साल के लिए 11 महीने की मुद्दत और बढ़ाई जाए, क्योंकि रिन्यूअल ज़रूरी होता है। क्यों नहीं तो वो कल दूसरी पार्टी टर्मिनेशन की बात करेगी, वो टर्मिनेट कर देंगे, फिर रेंट एग्रीमेंट कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो वो अलग परेशानी होगी। जब 22 महीने के बाद हमेशा एग्रीमेंट का रिन्यूअल होना चाहिए 11 महीने का, तो ज़्यादा बेहतर इनके सेफ्टी के लिए भी रहेगा। और 5 लाख का जहाँ तक सवाल है, वो रिकवरी के लिए जा सकते हैं। अगर वो नहीं दे रहा है, एक लीगल नोटिस भेज और डिमांड इसमें उनका मुतालबा करे कि हमें 5 लाख की ज़रूरत है, वो दिया जाए। वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट थी। बाद में जब फ्रेश एग्रीमेंट होगा तो फिर मैं जो भी मुनासिब अमाउंट होगा वो दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर हमारे साथ और जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कानपुर से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। जी, हम 11-12 साल हो गए, हमारे शौहर इनका इंतकाल हो गया, रेलवे में थे। मुकदमा भी चला, उसमें ये हुआ तब, मतलब 2 बीवी वाला था, एक तलाक हो चुकी थी, दूसरी हम थे। तो मुकदमा चला तो उसमें ये हुआ कि 60-40 मतलब पैसे में होगा, एक को नौकरी एक को पेंशन। तो सब ठीक हो गया। उसके बाद पता नहीं क्या वो हमसे साइन करा लेगा सादे कागज में, तो उधर पहली वाली को नौकरी भी मतलब पेंशन मिल गई। अभी नौकरी नहीं मिली, ना उनको मिली ना हमको मिली, कह रहे हमें नहीं मिलेगी। चलिए, तो यही था, 2 बच्चे हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल बताया जाएगा। तो अतार साहब, बहन का सवाल था कि 11-12 साल पहले इनके शौहर का इंतकाल हो गया, रेलवे में थे वो, तो 2 बीवियों वाला मसला यहाँ आ रहा है। एक बीवी को उन्होंने तलाक दे दिया था,
जबकि जो चीज़ें मिलनी है पेंशन वगैरह वो उसको मिली है जो मौजूदा उनकी वाइफ थी उनको नहीं मिली है। देखिए, जो चीज़ होती है, जो पेंशन पीपीओ बुक जिसको हम कहते हैं, उसमें बाज़ाब्ता एक कॉलम होता है कि वाइफ का नाम होता है, तस्वीर लगी होती है। अगर पहली वाइफ से डाइवर्स हो गया था, दूसरी थी, तो दूसरी वाइफ का राइट ज़्यादा बनता है। अगर उन्होंने अपने रिकॉर्ड में चेंज कराया होगा तो कंपनसेट ग्राउंड पर जो इनके बच्चे हैं दूसरी वाइफ के, इनको नौकरी भी मिलनी चाहिए और कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो भी मिलना चाहिए जो लीगल तरीके से। देखिए, अगर तलाक दे दिया है तो क्या जो बेनिफिट होगा वो पहली बीवी या उसके बच्चे को मिलेगा? नहीं, जब क्योंकि इंदिराज तो जो पीएफ हो, पेंशन हो या जिसमें भी हो, इंदिराज तो एक ही का होगा, दो बीवी का तो इंदिराज नहीं हो सकता ना। नहीं, दो नहीं हो सकता, लेकिन वही देखने वाली बात है कि उन्होंने रिकॉर्ड में क्या चेंज कराया है या नहीं कराया है। अगर पहली बीवी का कंटिन्यूएशन में है तलाक होने के बावजूद भी तो मसला आएगा, और अगर उन्होंने अपने जिंदगी में इन्होंने चेंज करा लिया, तलाक के बाद दूसरी बीवी का नाम दर्ज करा लिया, तो जो भी हक होगा, जो भी राइट होगा, चाहे वो अपॉइंटमेंट से मुतालिक हो, कंपनसेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट की बात हो, वो दूसरी बीवी को वो हक मिलेगा। मगर मिलेगा हक तो एक ही किसी को मिलेगा। अब वो देखना पड़ेगा रिकॉर्ड में नाम किसका है, पहला नाम किसका है, पहली वाइफ का चला आ रहा है या उन्होंने बाद में चेंज कराया। लेकिन पहली वाइफ ने अगर गलती से या बेईमानी से जैसे भी है अपने नाम करा लिया जबकि तलाक हो चुका है, अगर उनके पास सर्टिफिकेट इसका मौजूद है तलाक का, तो क्या ऐसे में कोर्ट मुदाखलत कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मुदाखलत कर सकता है। अगर फ्रॉडुलेंट तरीके से बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि तलाक होने के बावजूद भी चीजें चलती रही कंटिन्यू और फ्रॉडेंटली वो सारी चीजें हो गई, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, अदालत में। अगर किसी पहली वाइफ के बच्चे का किसी अपॉइंटमेंट हो गया कंपनसेट ग्राउंड पे, उसको अब चैलेंज ये कर सकती हैं। मतलब जो भी पेंशनरी या जीपीएफ बेनिफिट्स हैं उसको मिलना चाहिए। वो रिकॉर्ड देखने की बात है एक्चुअली, जब तक फैक्ट्स नहीं समझ में आएंगे तो पूरा जवाब नहीं दिया जा सकता। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई मैं दिल्ली चांदनी चौक से बात कर रही हूँ भाई। जी जी, सवाल कीजिए बहन। मेरा ऐसा है, मेरी है ना ननिहाल अलीगढ़ की है। ठीक है। अब वहाँ पर है ना हमारी नाना के 3 भाई थे। मेरे एक भाई के तो उनके बच्चे नहीं हुए थे, 2 मेरी अम्मी के और एक उनके भाई के बच्चे हुए थे। अब वहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है दौलरा गांव में। ठीक है। अब वो 10 साल हो गए मुकदमा लड़ते हुए, हमारे हक में कोई फैसला नहीं आता। गाँव वाले कब्जा करे हुए, कुछ गवर्नमेंट के उसमें है। नहीं, आप तो दिल्ली में रहते हैं, बाकी लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वही अलीगढ़ में रहते हैं। अलीगढ़ में रहते हैं, वहाँ पर काला जगह है, वहीं पर ही रहते हैं वो, चौड़ी नाली पे ही। नहीं तो कब्जा किसकी तरफ से किया गया है? कौन है कब्जा? वो गांव वालों ने कर रखा है भाई, वहाँ गांव वाले थे, उन्होंने कर लिया। तो क्या इस सिलसिले में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है? मुकदमा चल रहा है, 10 साल हो गए, 12 साल मुकदमा चलते हुए, लेकिन इसका कोई फैसला ही नहीं आता। हम तो थक गए मुकदमा जा के अलीगढ़ से। या एक मेरी खाला का लड़का है, रुड़की से आता है, उसको हमने परवाह कर रखा था, उसको मुतवल्ली बना रखा है कि भाई तू जा देख। अब वो भी जाता है, तारीखें पड़ती हैं, आ जाते हैं, तारीखें पड़ती है, कई करोड़ की जगह है, लेकिन हमारे हाथ में एक घर भी है, उसमें एक किराएदार नहीं फंस गई, वो भी नहीं निकल रही। 20 साल से वो रह रही है। उनका गाँव था बैंकों में लॉकर वोकर, वो भी उन्होंने खोल लिया, पता नहीं क्या क्या करा भाई। हमारे तो कोई हक में फैसला आते ही नहीं मेरे भाई। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो अतार साहब, क्या बेहतर जवाब दिया जा सकता है इसमें? ये बोलिए 10 साल से मुकदमा चल रहा है, तो अभी जब तक कोई फैसला फाइनल नहीं आ पाता, देखने वाली बात है कि खैर दावा किस चीज़ का डाला गया है, और वो प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि जितनी देर डिसीजन जब तक नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है जो वहाँ अगर किराएदार भी होंगे बहुत सस्ते तो उसका एडवांटेज वो लेंगे। लेकिन अब इंतज़ार बिना फाइनल डिसीजन के इसमें कोई प्रॉपर आगे की कोई एडवाइस की नहीं जा सकती। मगर मेरे ख्याल से इनके हक में फैसला ज़रूर होगा। अगर किसी कोई नाजायज़ तरीके से इनकी जगह पर बैठा हुआ है तो इलेक्शन का सूट होगा तो खाली करने का डायरेक्शन होगा। थोड़ा सा इनको प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। अच्छा था साहब, जो मुकदमे में देरी होती है, अदालत में जो कार्रवाई होती है, इतना लंबा अगर प्रोसेस चलेगा, अगर एक प्लॉट के लिए आदमी 10-10 साल तक इंतजार करे तो कैसे मुमकिन हो? क्या इसका कुछ मुतबादिल नहीं हो सकता? मुतबादिल क्या है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्शन दिए हैं कि एक टाइम बाउंड तरीके से किसी भी चीज़ का डिस्पोजल हो। प्रॉब्लम क्या है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में फ़र्क बहुत है, और जब जिस तरीके से कोर्ट के ऊपर प्रेशर है और
डिस्पोजल नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से खासकर सिविल लिटिगेशन में तो देरी इसीलिए होती है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, लेकिन अब यूपी की बात है, अलीगढ़ की बात है, दिल्ली में फिर भी मुकदमा बहुत जल्दी 3 साल 4 साल में अब फैसला सुना दिया जाता है। अगर नीचे की अदालत से बाद में वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो नीचे की अदालत का फैसला अगर जल्द आ जाता है तो आसानी होती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जल्द फैसला हो जाता है। मेरा सवाल वही था कि अलीगढ़ में इनका मुकदमा चल रहा है, 10 साल वहाँ पर हो गया, अगर हार भी गए मामला हाई कोर्ट तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो जिंदगी, गरीब आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है इसमें। यही तो सर अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे लिटिगेशन का, तो खासकर सिविल मुकदमे में। अब इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजमेंट दिए कि 5 करोड़ मुकदमे पूरे हिंदुस्तान में पेंडिंग है, उसका डिस्पोजल किस तरीके का हो। इसीलिए मेडिएशन का बनाने का एक कंसेप्ट रखा गया कि हर जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में मेडिएशन सेंटर्स बनाए गए हैं कि अदालत से हट के भी एक लोग आपस में बैठ के फैसला कर सकते हैं अगर पार्टीज दोनों चाहें। तो अब इनका मसला बिल्कुल डिफरेंट है कि वहाँ लोग काबिज हैं और गांव के लोग काबिज हैं इनके ज़मीन पे, तो कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिसका फैसला चाहते हुए भी नहीं हो सकता। वही परेशानी इनके मैटर में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो नाज़रीन, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर आपका खैर मकदम। हमारे साथ अतहर आलम साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों के नाज़रीन जवाब दे रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब भी कॉल करें बराए मेहरबानी टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें या टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम कर दें जब आप हमसे बात कर रहे हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जम्मू से बोल रहा हूँ। जी सर, सवाल कीजिए अपना। जी सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मसला इस तरह है कि हम इधर जम्मू में इधर ऑटो का एक स्टैंड है, वहाँ पर वो 1.5 किलोमीटर के लिए 20 रुपये किराया लेते हैं। हमने हर एक दफ्तर का दरवाजा खटकाया, लेकिन कोई जानकारी नहीं, कोई मदद नहीं। हम क्या कर पाएंगे? नहीं, एक बार सवाल फिर से पूछिए। जम्मू में? हाँ, जम्मू में। नहीं, सवाल एक बार फिर से पूछिए भाई। मसला है हमारा। मसला बताइए। जम्मू में हम दिल्ली किराना में रहते हैं। यहाँ से ऑटो स्टैंड है कि वो ऑटो वाले 1.5 किलोमीटर के लिए 20 रुपये किराया लेते हैं। हमने एसएसपी ट्रैफिक को भी इतला दी है, उसके भी एप्लीकेशन दी है, कंप्लेंट एप्लीकेशन, लेकिन कोई मकसद बरामद नहीं हुआ। चलिए, बिल्कुल, मतलब ज्यादा किराया वसूल है ऑटो वाले ज्यादा किराया वसूल करें, मनमानी। हाँ, मनमानी ज्यादा वसूल किराया करते हैं। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो अतहर साहब, जम्मू से भाई का कॉल था, जो ऑटो ड्राइवर है वहाँ पर वो मनमानी किराया वसूलते हैं, तो इन्होंने कई बार शिकायत भी की इस ताल्लुक से, लेकिन कोई मसला हल होता नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या किया जा सकता है कुछ? ये मनमानी किराया वसूल करने का मसला सिर्फ जम्मू में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। खासकर दिल्ली में हम लोग रोज़ फेस करते हैं। अब सवाल है कि अगर मीटर लगा है, यहाँ मीटर लगने के बावजूद भी ऑटो वाले मीटर से नहीं जाना पसंद करते हैं। तो वही दिक्कत है। बता रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर के लिए भी ये 20 रुपये लेते हैं या जो भी है। तो मिनिमम रेट जो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया जाता है, वो चीज़ फिक्स होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल तरीके से हो नहीं पाती। मसला वही है, उसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। फिर भी ये लिखते रहे, जो महकमा है जो देखता है इसको, जो डीएम हैं या वहाँ के जो एसएसपी हैं या ट्रैफिक पुलिस है, उसको लिखें कि कम से कम एक सख्ती की जाए। जब सख्ती होती है तो थोड़ा बहुत कुछ दिनों तक नॉर्मल रहता है लोगों को। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ से जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जम्मू दिल्ली किराना से। जी, सवाल कीजिए। बस मैंने सवाल तो किया, यहाँ प्रॉब्लम है हमारी, ऑटो वाले मीटर के बगैर चलते हैं। ये नहीं, तो उसका तो जी बिल्कुल, उसका तो जवाब दे दिया। आप जो भी ट्रैफिक अहदेदार है उसको एक बार कंप्लेन कीजिए। वकील साहब ने कहा कि जाहिर सी बात है कुछ दिन जो है वो नॉर्मल रहेंगे, एक बार आप कंप्लेन करके देखिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं करगिल लद्दाख से बात कर रहा हूँ। लद्दाख से। जी, सवाल पूछिए अपना।
सर मैं गुलजार हूँ करगिल लद्दाख से। सर मेरा वकील साहब से सवाल ये है, मैं एजुकेशन में काम करता हूँ सर, मगर मुझे ये वकील करने का, क्योंकि मैंने एक पढ़ा था या किसी से सुना भी था कि आप एजुकेशन या टीचर के साथ साथ मास्टर के साथ साथ आप साथ में ये वकील का एक काम भी कर सकते हैं। आपने कोर्स किया है क्या वकालत का? लॉ किया है आपने? सर वही पूछना चाह रहा हूँ कि सर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी डिप्लोमा करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए वकालत के लिए? जी सर। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। वकील साहब आपके प्रोफेशन के ताल्लुक से जानना चाह रहे हैं कि अगर वो कोई वकालत करना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए आजकल बहुत से कोर्सेज जो हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, LLB बहुत से लोग कॉरेस्पॉन्डेंस भी आजकल कुछ यूनिवर्सिटी कराती है। आप उसमें LLB में अगर इंटरेस्ट है, जानकारी है और सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो साइड बाय साइड कर सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए आपको फुल प्रैक्टिस करने का अख्तियार नहीं होगा। लेकिन नॉलेज के लिए आप बखूबी इसको पढ़ सकते हैं अपने तरीक़े से, किसी भी यूनिवर्सिटी से ओपन डिस्टेंस एजुकेशन से आप LLB कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, एजुकेशन में हो या किसी भी इदारे में हो, दिक्कत नहीं है। अगर ओपन यूनिवर्सिटी से किया तो क्या प्रैक्टिस का हक नहीं रहता है? नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इख्तियार नहीं होगा। लेकिन ये है कि हाँ, नॉलेज के लिए यूरोप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लीगल नॉलेज है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट लोगों का होता है कि मैं साथ साथ ये भी कर लूँ, कर सकते हैं उसमें। लेकिन प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक एफिडेविट देना पड़ता है कि हम सिर्फ वकालत ही करेंगे, और वकालत हमने कहाँ से की है, किस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की है। उसमें बहुत सारे परफॉर्मा होते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। सवाल ये है कि हाई कोर्ट से दो पत्नियों की जी जी सवाल कीजिए। हाँ, ये है कि दो पत्नियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी पेंशन शिक्षा विभाग से। अब एक पत्नी का देहांत हो गया, तब क्या पूरी पेंशन की हकदार हो गई कि पहली पर? चलिए ठीक है, बिल्कुल बताया जाएगा। अतहर साहब, उसमें देखिए जब कोर्ट का डिसीजन आ गया, दो पत्नियों में डिवाइड कर दी पेंशन, एक का डेथ अगर हो गया तो उनके डेथ के बाद अगर घर में कोई और मौजूद होगा तो उसका वो शेयर उनको जाएगा। लेकिन जनरली पेंशन का जो हकदार होता है उसके डेथ के बाद पेंशन ख़त्म हो जाती है। उसके लिए मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में, अदालत में लगा सकती हैं जो दूसरी वाइफ हैं, कि जब उनकी डेथ हो चुकी है उनका डेथ सर्टिफिकेट के साथ एक कोर्ट से क्लैरिफिकेशन ले सकती है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं साजिद खान बीदर कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी साजिद साहब बताइए, सवाल कीजिए। जी सर, मैं एक CMC कॉम्प्लेक्स की शॉप में हम 40 साल से किराएदार के हिस्से से हैं। मेरे भाई साहब के नाम पे थी शॉप, हो कभी उनका इंतकाल हो गया, मैं अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया, 12 साल हो गए मेरे नाम पे है। अभी वो मालूम पड़ा कि 40 साल हो गए हैं, इसको डिमोलिश करके नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो फिर वो नया कंस्ट्रक्ट होगा, नया एक्शन होगा, तो ये बता रहे हैं। तो हम पुराने किराएदार होने की वजह से हम 40 साल आप लोग 40 साल से किराए पे हैं उसमें? जी 40 साल है तकरीबन। तो दोबारा क्या उसका ऑक्शन होगा? हाँ, भाई साहब के नाम पे थी, भाई साहब का इंतकाल होगा 95 में, मैं मेरे नाम पे ट्रांसफर करवा लिया, 12 साल हो गए मेरे नाम पे होके भी। ठीक है। अभी बल्दिया वालों से ये मालूम पड़ा कि इसको डिमोलिश कर रहे हैं, पुरानी होगी बिल्डिंग, फिर से नया कंस्ट्रक्ट होगा, नया एक्शन होगा, ये बता रहे हैं। तो हम पुराने किराएदार के हिस्से से हमें क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, हमको क्या सहूलत मिल सकती है? चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो अतहर साहब, ये साजिद साहब थे, ये जानना चाह रहे हैं कि 40 साल से किसी दुकान में किराएदार थे, इनके भाई के नाम दुकान थी, उसके बाद 12 उनके इंतकाल के बाद 12 साल से ये इनके नाम पे है, लेकिन अब बल्दिया वाले उसको तोड़ रहे हैं, वहाँ पर दोबारा कोई बिल्डिंग या कुछ दुकान बनाई जा रही है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं यहाँ पर ऑक्शन होगा, उसके बाद जिसको मिलेगी उसको दिया जाएगा। तो ये लोग ऑलरेडी वहाँ पर 40 साल से ज़्यादा हो गया किराएदार वहाँ पर, तो क्या इनको कुछ बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर?
बेनिफिट के लिए क्लेम करना पड़ेगा। एक्चुअली दो चीज़ें हैं, चूँकि अब लाइसेंसी है, जब तक ये लाइसेंस देते रहेंगे तब तक ये किराएदारी में कायम रहते हैं। अगर बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, 40 साल, ये खुद बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उस जगह को अगर तोड़ करके डिमोलिश किया जा रहा है तो एक नई पॉलिसी अब डिमोलिशन कौन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन सरकार कर रही है या प्राइवेट बिल्डर्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, कितना एरिया इन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है, तो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये अल्टरनेट साइट के लिए ये क्लेम कर सकते हैं कि नई बिल्डिंग अगर बनी तो इनको एक छोटी सी जगह फराहम की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी इनको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी कानूनी तौर पे, और इनका हक बनता है क्योंकि इतने पुराने हैं और 40 साल से चले आ रहे हैं उस जगह पे। तो कल को अगर कोई नई चीज बनती है तो उसमें या उस जगह पे या किसी दूसरी अल्टरनेट एकोमोडेशन के तौर पर शॉप दिया जा सकता है इनको, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी इनको कानूनी तौर पे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। जी सवाल पूछिए अपना। जी साहब, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, उससे हम साहब से डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट करे, तो उसमें जो है सो 24 मंथ का जो है सो टाइम लिए थे, मगर उन्होंने नहीं करे कंप्लीट, और उसमें ये मेंशन करे थे कि अगर 24 मंथ में कंप्लीट नहीं हुआ तो 20,000 रुपए जो है सो हर महीना दूंगा बोल के, मगर थोड़े 6 महीने दिए, फिर उसके बाद में रोक दिए वो भी। ठीक है। अब 2020-21 आ गया, अभी तक कुछ नहीं कर रहे, तो अब इसको हम क्या करना साहब? और वो बहुत बड़ी पार्टी जो प्रॉपर्टी है, क्या वहाँ पर अभी काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है या रुक गया? नहीं, अभी कुछ भी नहीं चल रहा, जैसे का प्लेन, और अच्छा हमारी प्रॉपर्टी उसको तोड़ के पूरा प्लेन कर दिया इसको। तो काम रुका हुआ है? तो बिल्कुल काम रुका हुआ है, कुछ कर रहे नहीं उन्होंने, क्या नहीं, और ज्यादा बोले तो जाओ। कितना बड़ा एरिया है? एरिया कितना बड़ा भाई? एरिया जो है सो तकरीबन 650 यार्ड है इसका। 650? जी चलिए ठीक है। जी अतर साहब। ये 50 गज का है बता रहे हैं। 650, 650। 650। ये तो छोटा बिल्डर है, तो इनके बीच में अगर एग्रीमेंट हुआ है और नहीं कर रहे हैं तो ये उस एग्रीमेंट को खत्म करें और किसी और से फ्रेश एग्रीमेंट करें, और नहीं करते हैं तो फिर 420 का भी प्रोविजन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ये कंप्लेन कर सकते हैं। इंडियन पैनल कोड में डिफरेंट सेक्शन में पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी जगह है और लेने के बाद इन्होंने अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, हर्जाना डैमेज क्लेम कर सकते हैं। इनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, इनको सिविल और क्रिमिनल दोनों इख्तियारात हैं, ये कोर्ट में जाएं और पार्टीज बना करके जिन लोगों के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट की कॉपी के तहत जो भी क्लॉजेस लिखे गए थे उसके तहत कार्रवाई करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ अतहर साहब लगातार बने हुए जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अतहर आलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है, कोई पेचीदगी है, कोई कानूनी दुश्वारी है, तो आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। अतहर साहब आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन जब भी आप कॉल करें बराए मेहरबानी टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें, या टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम कर दें जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हो। अतहर साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि मियाँ बीवी अगर अलहदा होना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, अगर अलग हो गए, अगर उनके औलाद हैं या बच्चे हैं, तो वो उसकी कस्टडी किसको जाएगी, इसका क्या तरीका है? कस्टडी का जो प्रोविज़न है वो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में क्लियर है। अगर कस्टडी बच्चा माइनर है, बिल्कुल 7 साल से छोटा है, तब तो माँ के पास रहेगा, और अगर 7 साल का हो जाता है तो फादर इसको कस्टडी को क्लेम कर सकते हैं। और अगर किसी के 1-2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ बिना लिटिगेशन के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवा के पीसफुल तरीके से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। सबकी अपनी ज़िंदगी होती है, ज़बरदस्ती तो आप किसी को रख नहीं सकते। अगर पहले से 2 बच्चे चले आ रहे हैं, 2 तो एक बच्चे दोनों पेरेंट्स रख लें। कभी कभी प्रेस्टीज इशू लोगों का बन जाता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी लिटिगेशन शुरू हो जाता है। ओके, अब कस्टडी के लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है 2 साल 3 साल के बाद। बहुत सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मद्देनजर फिर फैसला होता है हाई कोर्ट का। नहीं, अगर बच्चा छोटा है तो ठीक, माइनर है तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा बड़ा है, बालिग है, उस वक्त अलहदगी अगर इख्तियार करते हैं तो क्या बच्चे को यह हक है कि वो ये तय कर सके कि वो किसके साथ रहेगा, या वालिदैन ही तय करेंगे? बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है, और इसमें जजमेंट भी है बहुत से हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के भी। अगर बच्चा मेच्योर है, समझदार है, तो वो अपना फैसला बिल्कुल साथ रहने का कि वो
फादर के साथ रहना चाह रहा है या मदर के साथ रहना चाह रहा, और उसको बाज़ाब्ता कोर्ट अपना कॉन्फिडेंशियल अपना कस्टडी में अंदर लेकर के प्राइवेट तरीके से कोर्ट खुद पूछती है। ऐसे कई बार हमारे सामने भी ऐसे सवालात और प्रॉब्लम आई है जिसमें कोर्ट के जज जो है अपने अंदर चैम्बर में बच्चे को बुला के पूछते हैं, बेटा ये बताओ कि तुमको किसके साथ रहना है, माँ के साथ रहना है या फादर के साथ रहना है। वो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है ये डिसीजन लेना कि हम उसका केयर करेगा कौन। खासकर अगर लड़की है तो बहुत सारे मसले हैं। फादर अगर कस्टडी चाह रहा है तो लड़की को अपब्रिंगिंग करना, पालना और देखभाल करना बहुत मुश्किल होती है फादर के लिए। लड़का है तो बहुत आसान होता है। तो अब उसमें दोनों चीज़ें हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन अगर दोनों बच्चे, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर मैच्योर हैं और वो डिसीजन लेने के चाहते हैं तो उनको हक तैयार है तो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओके, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। जी वो मेरे पापा और बड़े पापा मतलब दोनों भाइयों के ऊपर प्रॉपर्टी का था केस। वो जो दूसरा ऑनर था, हम 45 ईयर्स थे वहाँ प्रॉपर्टी पे। नहीं, सवाल एक बार फिर कीजिए, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हमारे आपके चाचा और वालिद? जी जी, डैडी के ऊपर, और सामने प्रॉपर्टी का स्टे चल रहा था। हम किराएदार थे 45 ईयर से। ठीक है। हाँ, तो वो हमारा केस हार के सुप्रीम कोर्ट से। तो हम लोग को फाइन भरने में थोड़ा टाइम हो गया, 1 लाख का टाइम था, और वो केस देने में थोड़ा टाइम हो गया। मेरे का कनेक्शन हो गया था वकील और हमारे बीच में। तो कोर्ट हमको मतलब प्रॉपर्टी से ले लिए, फाइन भी ले लिए, लेकिन कोर्ट हमको कंडक्ट कोर्ट से उस पर पनिश करे 3 मंथ की सिंपल। उनका सवाल साफ नहीं है। हाँ भैया, सवाल क्लियर नहीं है और आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही इनकी। जी, तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है बहन। तो मुख्तसर सवाल बताइए, चाहती क्या है? सवाल क्या है, एग्जैक्ट सवाल बताइए अपना। एग्जैक्ट सवाल ये, हम केस हार गए। केस हार गए, ठीक है जी। तो हमारे ऊपर कंडक्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज हुआ, 3 महीने की बेल लिखे। 3 महीने लेट होने की वजह से? नहीं, वो सब हो गया खत्म। कोर्ट की बेइज्जती करने के लिए मतलब कुछ लेट हो गया था हम लोग का, इसके वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला है। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चूंकि वक्त ठीक है, बिल्कुल अतार साहब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई केस हार गए, उसके बाद कुछ इन्होंने ऐसी कुछ कार्रवाई की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई मसला है इनके? कोर्ट के डायरेक्शन को इन्होंने फॉलो नहीं किया होगा, तो दूसरी पार्टी ने कंटेम्प्ट कर दिया होगा इनके ऊपर कि कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बावजूद भी ये कोर्ट के फैसले को अभी तक इन्होंने माना नहीं है। तो उस पर तो एक माइनर फाइन, एक एपोलॉजी कर सकते हैं कंटेम्प्ट में कि देरी हो गई किसी वजह से, कुछ रीज़न बता के इनके वकील उससे किसी तरीके से पीछा छोड़ा सकते हैं। तो चलिए एक और सवाल जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का दौर है, कोई मेरी पर्सनल तस्वीर है या कोई वीडियो है शेयर कर देता है जो मैं नहीं चाहता, तो ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बहुत सारे प्रोविज़न है, साइबर लॉ बना है और साइबर क्राइम बहुत बढ़ गए हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का दौर है, इसमें बहुत सारी लोगों के साथ दिक्कतें होती हैं, हैकिंग तक हो जाती है, दूसरे के फेसबुक से बहुत सी चीज़ें हैक कर ली जाती हैं। तो इसके लिए साइबर क्राइम है, साइबर लॉ, बाकायदा साइबर पुलिस है जो इसको इन्वेस्टिगेट करती है। कोई भी अगर इस तरीके की परेशानी हो तो आप उसमें साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हैं और इसके लिए अदालत भी जा सकते हैं। अगर कोर्ट ने पुलिस ने कोई कार्रवाई आपके कंप्लेन पर नहीं की तो आप 156(3) में जा सकते हैं। FIR दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने जा सकते हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा के कि एक शख्स ने इस तरीके से हमारे रिकॉर्ड को या मिसयूज़ किया है, या इन्होंने हैक किया है, या हमारी तस्वीर का मिसयूज़ किया है, या बहुत चीज़ें हो रही हैं जिसको आप तस्वुर भी नहीं कर सकते आज के वक्त। वो होने के बाद ही पता चलता है क्या करें। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइबर लॉ का जो प्रोविज़न है उसके तहत आप जा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अतार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।